कंडक्ट करवाते रहे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों से एक बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन यहाँ पर मैं बोला गया है। ठीक है, राज्य के नीतियों के विभिन्न निदेशक सिद्धांतों का उल्लेख निम्न में से किस अनुच्छेद में किया गया है। अब ये क्वेश्चन जिसको समझेगा ना वो कर पाएगा, क्योंकि मैंने इसके बारे में बताया हुआ है ऑलरेडी आप लोगों को, और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका आंसर करें। ठीक है, ठीक है, बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इससे आपकी पूरी रिवीजन भी हो जाएगी। ये मतलब रिवीजन के लिए भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और देखते कितने लोग समझ पाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अगर हम लोग बात करें क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन के अंदर में स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इंग्लिश के अंदर में आप देखोगे तो बहुत सिंपल सा लिखा है, लेकिन हिंदी के अंदर में ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया। राज्य की नीतियों के विभिन्न निर्देशक सिद्धांतों, मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात हो रही है, जिसको हम लोग शॉर्ट में डीपीएसपी भी बोलते हैं। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये हमारे पार्ट नंबर कितने में दिया है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे जल्दी से। बताइए कौन से पार्ट में दिया हुआ है। इस पार्ट के अंदर में आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक के आर्टिकल्स आप लोगों के दिए गए हैं। आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक के आर्टिकल्स है, ये याद रखना है आप लोगों ने। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आप लोगों से, ये पार्ट नंबर 4 है आपका, पार्ट नंबर 4। कई सारे लोग जो है ना फ्रेंड्स, मैंने देखा हुआ है कि पार्ट नंबर 6 अगर पहले ऑप्शन में आ गया तो वही लगा देते, 4 और 6 में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये 4 है, ये याद रखना है आप लोगों ने। अगर आप ऐसा लिख दोगे तो ये 6 बन जाएगा। ठीक है, आपको 4 लगाना है, सिंपल सी बात, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। पार्ट नंबर 4 रोमन नंबर के अंदर में आएगा आप लोगों को एग्जाम के अंदर में, तो वैसे ही आप लोगों ने याद रखना है इसको। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आप लोगों का जो है जस्टिफाइबल है। ठीक है, क्या ये न्यायोचित है। क्या अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर में जो भी चीजें लिखी हुई है, अगर सरकार वो आपको देने से मना कर दे तो क्या आप कोर्ट जा सकते हो, हाँ या ना बताओ आप लोग जल्दी से। जैसे आपके फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, अगर आपको फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलते हैं तो आप कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, हाई कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत अधिकार हमको नहीं मिले। डायरेक्टिव प्रिंसिपल के लिए ऐसा नहीं होता। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम के अंदर में आया हुआ है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल आप लोगों का न्यायोचित नहीं है। अगर सरकार इसको लागू नहीं करती है 36 से 51 तक के आर्टिकल को, तो भी आप कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, कोर्ट में नहीं जा सकते। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों को बताऊं ये कहां से लिया गया था राज्य के नीति निर्देशक तत्व या डीपीएसपी, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये याद रखना है आप लोगों ने, आयरलैंड, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, आयरलैंड के संविधान से लिया गया, ये भी याद हो गया आपको, आयरलैंड के संविधान से। मैं अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों का कमेंट देख रहा था, तो ऐसे बच्चे लोग क्विज क्विज खेलते रहते हैं ना आपस में। ये बहुत अच्छी हमारी एक परिवार बन गया फ्रेंड, टीचिंग परीक्षा का परिवार, जहां पर में बच्चे हेल्पिंग एक दूसरे के साथ में क्विज कर रहे, एक दूसरे से सवाल पूछ रहे। जब मैं लेट हो गया तो बच्चे आपस में ही सवाल जवाब कर रहे थे। तो मैं देख रहा था किसी ने लिखा, एक सवाल लिखा कि राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति कहाँ से ली गई है। तो राष्ट्रपति के चुनाव का जो मेथड है, राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से होगा, वो भी आयरलैंड से ही लिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होगा वो जानकारी भी आपको आयरलैंड, मतलब वो भी आयरलैंड के संविधान से ली हमने। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आप लोगों का। ठीक है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया कहां से ली है हमने, वो अमेरिका से ली है, यूएसए से, महाभियोग। तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया आर्टिकल नंबर 61 के अंदर में महाभियोग आर्टिकल नंबर 61 के तहत राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है उसके पद से। अभी तक किसी राष्ट्रपति को नहीं हटाया, लेकिन जो प्रक्रिया है, जो पूरी की पूरी प्रोसेस है, वो हमने यूएसए से ली है। लाएंगे आयरलैंड के संविधान के तरीके से, हटाएंगे यूएसए के संविधान के तरीके से। ये बस इतना याद रखना आप लोगों ने। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, यहाँ पर में काफी सारे लोग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आप लोगों को मैं और भी जो जानकारी आप लोगों को चाहिए होंगी, जो आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगी, एक एक क्वेश्चन की मदद से मैं आप लोगों को 10-10 क्वेश्चन के बराबर का डाटा आप लोगों को देता रहूंगा, ताकि आपकी रिवीजन होती रहे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। पहले ही क्वेश्चन के साथ में 1300 लोग हमारे साथ में ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको बताना है निम्न में से कौन सा बिहार से संबंधित भौगोलिक संकेत है, जोग्राफिकल इंडिकेशन है बिहार से संबंधित वाला, मतलब उसका रिलेशन बिहार से है। बताइए जल्दी से, निम्नलिखित में से कौन सा है जिसका रिलेशन आपको बिहार से दिखाई दे रहा है। मधुबनी पेंटिंग, तंजावुर पेंटिंग, चंदेरी साड़ी, ठीक है, कसूती एम्ब्रॉयडरी। तो आपको ऑलरेडी याद होना चाहिए फ्रेंड्स कि मधुबनी, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था जो आप लोगों की एसआई के एग्जाम के अंदर में आया था ये। तो मधुबनी जो है आप लोगों का, मधुबनी सिंपल सी बात है यार, ये बिहार से रिलेटेड, ऑब्वियस सी बात है। बिहार वाला जो है वो जीआई टैग इसको मिला हुआ होगा करके, बिहार से रिलेटेड एक ही दिख रहा है आप लोगों को। तंजावुर कहां पर में है, तंजावुर ये कहाँ है, ये तमिलनाडु में है। इसका जीआई टैग बिहार में क्यों मिलेगा आपको, ठीक है।
बिहार में क्यों मिलेगा? ऑब्वियसली बात है, मधुबनी पेंटिंग वाला आंसर होगा आपका इसका, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था जो आप लोगों से एग्जाम के अंदर में पूछा गया। मिथिला आर्ट भी इसी को कहा जाता है फ्रेंड्स, ये याद रखना है। मधुबनी पेंटिंग आपका मिथिला के क्षेत्र में इसको बनाया जाता है और नेचुरल कलर का इस्तेमाल किया जाता है। ये आपकी पेंटिंग है जो मधुबनी जो डिस्ट्रिक्ट है उसके ऊपर में इसका नाम रखा गया है। मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरे को एक बात बताओ, मधुबनी का नाम निकला है तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के ऊपर में जो है यहाँ पर मैं एक आपके इसमें डालना चाहूंगा, ठीक है। मधुबनी ये जो डिस्ट्रिक्ट है, क्या ये नेपाल के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है? हाँ या ना में जवाब दीजिए आप लोग जल्दी से। मधुबनी क्या बिहार के नेपाल के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है या नहीं? ठीक है, ठीक है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, आप लोगों की दिमाग की ना पूरी की पूरी एक्सरसाइज करवा देंगे अपन अच्छे से यहाँ पर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? और आप लोग मुझे बताओगे कि कब किया था। किसने किया था ये तो बताना ही है आप लोगों ने, लेकिन आप लोगों ने ये भी बताना है कि कब किया था। चलिए जैसे कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स, आप लोगों के आंसर्स आने स्टार्ट हो गए। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा, ठीक है, बिहार प्रांतीय किसान सभा, इसके जो संस्थापक है फ्रेंड्स वो आपके वैसे तो स्वामी सहजानंद सरस्वती यहाँ पर में जो है वो उसके संस्थापक है आपके, लेकिन काफी सारे लोग थे जिन्होंने जो है यहाँ पर में किसान सभा, काफी सारी किसान सभाएं ऑर्गेनाइज की है आप लोगों की, ठीक है। तो लेकिन जो मेन चेहरा था बिहार प्रांतीय किसान सभा का वो थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है उन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब किया था, ये देखना चाहता हूं मैं कि कितने लोग कमेंट के अंदर में इसका साल आंसर कर पाते, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है पूछा जाने लायक बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन है। चलिए जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स आप लोग शेयर भी करते रहेंगे सभी जगह पे, और सेशन को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना फ्रेंड। टीचिंग परीक्षा चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर देंगे जल्दी जल्दी से, और बेल आइकन दबा देना ताकि ऐसे ही वीडियोस आप लोगों को और भी मिलते रहे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड कि स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा अगर आप लोगों से बोले तो आपका आंसर होगा 1929। लेकिन जब ऑल इंडिया किसान सभा आप लोगों से आंसर आ जाए, ऑल इंडिया किसान सभा, तो आप लोगों को याद रखना है ये होगा 1936 का, ठीक है। ऑल इंडिया किसान सभा, उसके भी संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती को ही माना जाएगा, ठीक है। लेकिन जब ऑल इंडिया किसान सभा हो जाए तो 1936, और बिहार प्रांतीय किसान सभा हो जाए तो 1929, ठीक है, 1929 ये याद रखना है आप लोगों ने। 1939, ठीक है, 1929, ओके। चलिए ऑल इंडिया किसान सभा 1936 और बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929, 1929, ऐसे आप लोग इसको याद रख सकते हो, ओके। चलिए तो आप देख सकते हो यह है स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने आपको बताना है कि भारत का पहला वायसराय कौन था। वायसराय कौन सा कानून था जिसके तहत पहली बार वायसराय वाली पोस्ट बनाई गई थी, ये भी आप लोग बता देंगे। भारत का पहला वायसराय कौन था और पहली बार वायसराय वाली पोस्ट बनाई गई थी। तो वायसराय बेसिकली होता क्या है, काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको वायसराय, गवर्नर जनरल इसमें फर्क नहीं पता होता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि वायसराय जो है बेसिकली ये अंग्रेजों का, ब्रिटिशर्स का भारत के अंदर में सबसे बड़ा अधिकारी, जो भी भारत में सबसे बड़ा अधिकारी होगा ब्रिटिशर्स का, उसको वायसराय बोला जाता था। पहले इसको बोलते थे गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल नाम बदलकर उसका नाम कर दिया गया वायसराय, ठीक है, 1858 के कानून के जरिए। तो लॉर्ड कैनिंग जो है ये आखिरी गवर्नर जनरल थे इंडिया के, लास्ट गवर्नर जनरल और पहले वायसराय, क्योंकि उनका पर्सन वही था, नाम बदल दिया गया। पहले उनको गवर्नर जनरल कहा जाता था 1858 तक, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के जरिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के जरिए, 1858 के कानून के जरिए उनका नाम वायसराय कर दिया गया। एक और चीज आप लोगों का क्वेश्चन बनता है, 1857 के विद्रोह के समय में भारत का गवर्नर जनरल कौन था। जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उस समय में गवर्नर जनरल की पोस्ट हुआ करती थी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग ही उस समय में गवर्नर जनरल थे 1857 के विद्रोह के समय में, ये भी आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। तो 1857 के विद्रोह के बाद में 1858 में कानून लाया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, और इस कानून के तहत वायसराय वाली पोस्ट को बनाया गया, और जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, उन्हीं को वायसराय पद दे दिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट अ सेकेंड,
चलिए, बिहार में 3 कठिया प्रणाली में नील की खेती के लिए कितनी भूमि जो है वो आरक्षित की जानी थी? मतलब 3 कठिया जो सिस्टम होता था आप लोगों का, उसके अनुसार कितनी भूमि जो थी वो आप लोगों की आरक्षित की जानी थी? बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के यहाँ पर में आंसर्स आने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है, और कमेंट्स में भी आप लोगों ने आंसर करना जारी रखा हुआ है। मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर में कि आप लोगों का जो आंसर है 3 कठिया सिस्टम, इसका मतलब ये था फ्रेंड बेसिकली कि अगर आपका एक खेत है और उसको हम 20 हिस्सों में बांट दे, ठीक है, अगर हम उसको 20 हिस्सों के अंदर में यहाँ पर में इस तरीके से बांट दे, ठीक है, ओके, तो 3 हिस्सों के ऊपर में, कम से कम 3 हिस्सों के ऊपर में, ये जो 3 हिस्से हैं आपके, ठीक है, 3 हिस्से, कम से कम 20 में से 3 हिस्सों के ऊपर में आपको क्या करना पड़ेगा? नील की खेती करनी पड़ेगी 20 में से 3 हिस्सों के ऊपर में। तो ये वाला आपका 3 हिस्से 20 में से, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 3 कठिया सिस्टम का ये मतलब था इसका कि 20 हिस्सों में अगर बांट दिया जाए आपके खेत को, तो उसमें से कम 3 हिस्से के ऊपर में आप लोगों को नील की खेती करनी है और वो नील अंग्रेजों को बेचना है। तो नील की खेती कंपलसरी करने के लिए, ताकि सारे के सारे लोग थोड़ा थोड़ा नील उगाते रहे, इसके लिए ये 3 कठिया सिस्टम बिहार में लागू किया गया था। और इसी सिस्टम के खिलाफ गांधी जी ने चंपारण आंदोलन किया था। कौन से साल में गांधी जी ने चंपारण आंदोलन किया था, ये भी आप लोग मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। 1000 से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, अगर हम लोग 3/20 को, ठीक है, परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो कितना परसेंटेज आता है, ये भी आप लोग मेरे को बता देंगे, ठीक है, परसेंटेज में उसका कन्वर्जन कितना होता है। राजकुमार शुक्ला थे, उन्होंने चंपारण में गांधी जी को इनवाइट किया था। 1917 के अंदर में ये आंदोलन हुआ था, ये याद रखना है। गांधी जी का पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन इसको कहा जाता है। पहला सविनय अवज्ञा, गांधी जी ने बात मानने से इनकार कर दिया था अंग्रेजों की, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग यहाँ पर में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों का एक क्वेश्चन है आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर में, आपको बताना है कि बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ब्रिटिश क्राउन टूक ओवर द चार्ज ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। निम्नलिखित में से कौन सा वाला कानून था जिसके तहत ब्रिटिश ताज ने भारतीय प्रशासन को अपने हाथ में ले लिया, और किससे लिया था? ये भी अपने आप में क्वेश्चन है, क्योंकि आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि लिया तो था, लेकिन किससे लिया था, कौन था जिससे उन्होंने शासन को अपने हाथ में ले लिया। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं निम्न में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ताज ने भारतीय शासन को अपने हाथों में ले लिया था, तो वो आपका होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था पूरा का पूरा शासन। एक कंपनी थी जो भारत के ऊपर शासन कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान 1857 का विद्रोह हो गया। उसके बाद में 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का कानून लाया गया और बोला गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी तुमसे ना हो पाएगा, और ये शासन जो है पूरा का पूरा किसके हाथ में दिया जा रहा है? ब्रिटिश शासन के, ब्रिटिश क्राउन जो है वो अपने हाथ में ले रहा है। ब्रिटिश ताज का सिंपल सा मतलब ये है, सिर्फ ये बोलने के लिए एक फ्रेज है, एक शब्द है, बाकी मतलब इसका ये है कि ब्रिटेन की जो सरकार थी उसने अपने हाथ में पूरा का पूरा भारत का अधिकार ले लिया। वो एक शब्द है, बोला जाता है कि ब्रिटेन का जो राजा या रानी है उसके नाम पर हम शासन चला रहे हैं, वो बोलने के लिए होता है केवल, ठीक है, कि इन द नेम ऑफ ब्रिटिश क्राउन, वो बोलने के लिए होता है। बेसिकली जो है, जो वहां का प्रधानमंत्री, वहां की जो संसद है और वहां का जो मंत्रिमंडल है, वही लोग पूरा का पूरा चला रहे होते हैं, सिर्फ नाम होता है ब्रिटिश क्राउन करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर में आप लोगों को बताना है कि ऑल पार्टी बाइकआउट द साइमन कमीशन इन बिहार किसके लीडरशिप के अंदर में? जितनी भी पार्टीज थी उन सभी लोगों ने जो है वो साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, किसके नेतृत्व में किया था, ये आप लोग बताएंगे। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के देखिए यहाँ पर में आंसर्स मेरे पास में आने स्टार्ट हो गए आप लोगों के आंसर्स। तो अगर मैं यहाँ पर मैं आप लोगों से बात करूं फ्रेंड्स कि ऑल इंडिया ऑल पार्टी बाइकआउट द साइमन कमीशन इन बिहार, तो साइमन कमीशन पहली बात तो भारत में आया कब था, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों की रिवीजन होनी चाहिए। साइमन कमीशन जो है फ्रेंड्स, ये आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की, ठीक है, जांच करने के लिए, ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की जांच करने के लिए आया था। ये इसको बनाया गया था 1927 में, ठीक है, 1927 के अंदर में ये बना था, 1927 में, नवंबर 1927 में। और ये भारत में कब आया? भारत में आया 1928 के अंदर में, 1928 के अंदर में, फरवरी 1928 में भारत आया।
इसका उद्देश्य था 1919 के कानून की जांच करके एक नया कानून को रिकमेंड करना, भारत के लिए नया कानून की रिकमेंडेशन देना, नया एक एक्ट बनाना। अब भारत का ही भविष्य निर्धारित होना था, लेकिन एक भी साइमन कमीशन में भारतीय व्यक्ति शामिल नहीं था, सारे के सारे अंग्रेज थे, पूरे के पूरे अंग्रेज लोग। तो फ्रेंड्स, बिहार के पूरे भारत के अंदर में ही इसका विरोध हुआ, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। बिहार के अंदर में अनुग्रह नारायण सिन्हा जो थे, इनके नेतृत्व के अंदर में बिहार में इस का पूरी तरह से क्या किया गया, बहिष्कार किया गया। बोला गया कि भाई जो है आपके ये जो है पूरा का पूरा जो सिस्टम है, ये जो भारत का भविष्य निर्धारित करना है, लेकिन भारत के ही लोगों को इसके अंदर में शामिल नहीं किया गया, ये बहुत खराब बात है। और इस वजह से जो है इसको सारे के सारे लोग, जितने भी लोग थे, उन सभी लोगों ने इसका क्या किया था फ्रेंड्स, बहिष्कार किया था कि भाई साइमन कमीशन, जब तक भारतीय लोगों को भारत का भविष्य निर्धारित करने वाली संस्था में आप शामिल नहीं करोगे, तब तक हम लोग जो है आपका साथ नहीं देंगे। नाउ फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आप लोगों का आपकी स्क्रीन के ऊपर में ये रहा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। बिंबिसार वाज द किंग ऑफ डायनेस्टी, ठीक है। आप लोगों में से जितने भी लोग हैं, आप लोगों को पता होगा, आप लोगों के लिए मैंने एनिमेटेड वीडियो सीरीज डाली है, ठीक है, राजवंश नाम से। कितने लोगों ने देखा है उसको, ठीक है? राजवंश सीरीज कितने लोगों ने देखा है? राजवंश सीरीज आप लोगों के लिए डाला है, ठीक है। और राजवंश सीरीज के अंदर में आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा फ्रेंड्स कि सबसे पहला ही जो आप लोगों का वीडियो है, पूरा एनिमेटेड वीडियो, और मेरे को बहुत बढ़िया जो है आप लोगों का ये मिला। अच्छा, वो तो ओपन भी है, काफी सारे मतलब जो फ्री वाले बच्चे वो भी देख सकते हैं उसको जाके, क्योंकि पहला वीडियो ओपन है, ठीक है, सभी लोगों के लिए। तो आप लोग जाके देख भी सकते हो, जिन्होंने नहीं देखा वो टीचिंग परीक्षा ऐप पर जाके देख लेना उसको, पहला वीडियो आप लोगों का राजवंश का, ठीक है। तो जो मगध का इलाका है आपका, ठीक है, जो कि बिहार में पड़ता था, बिहार के अंदर में, ठीक है, यहाँ पर में मगध का इलाका, उस मगध के ऊपर में अलग अलग राजवंश ने शासन किया है। सबसे पहले जब मगध महाजनपद था, तो उस समय सबसे पहले हरियंक वंश था, हरियंक, ठीक है। फिर उसके बाद में आया आपका शिशुनाग वंश के बारे में भी उसमें जानकारी दी गई है, अगर आपने देखा होगा उस वीडियो में, ठीक है। और फिर आता है आपका यहाँ पर में नंद वंश, नंद। फिर उसके नंद वंश का खात्मा करके मौर्य वंश आया था, मौर्य, ठीक है। और मौर्य वंश के बाद में आया था पुष्यभूति, शुंग वंश, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग जो था, उसने शुंग वंश की स्थापना की थी, ठीक है। शुंग के बाद में कणव। चलिए, तो आप लोगों को ये याद रखना है कि इस तरीके से जो है मगध के ऊपर में ये क्रोनोलॉजी है शासन करने की। पहले वंश से बिलोंग करता था, हरियंक वंश से। तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से आप लोगों ने इसको याद रखना था फ्रेंड्स, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है यहाँ पर में, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों ने इसको जो है वो कर लिया होगा यहाँ पर में सॉल्व, ठीक है। चलिए, तो बिंबिसार जो है वो हरियंक वंश से बिलोंग करता था, हरियंक वंश का पहला राजा था, ठीक है। इसके बाद में इसका बेटा हुआ अजात शत्रु, ठीक है, अजात शत्रु, जिसने पहली बौद्ध परिषद, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है, बौद्ध परिषद आयोजित करवाई थी, पहली बौद्ध परिषद आयोजित करवाई थी राजगृह के अंदर में। बौद्ध परिषद, पहली बौद्ध परिषद अजात शत्रु ने आयोजित करवाई थी, ठीक है। चलो, ये जो हरियंक वंश है, इनको जो है पित्रांतक भी कहा जाता है, पित्र अंतक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस राजवंश के हर राजा ने अपने पिता की हत्या करके राजवंश हासिल किया था, ठीक है। हर किसी ने अपने पिता की हत्या करके जो है, जैसे बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने की थी और फिर राजा बना, फिर अजातशत्रु की हत्या उसके बेटे उदयन ने की थी और फिर वो राजा बना। इसी वजह से इनको पित्र अंतक भी कहा जाता है। तो पित्र अंतक वंश किसको कहा जाता है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से, तो इसको भी आप लोग यहाँ पर में याद रख सकते हो, ठीक है। ओके, गुड। ये थोड़ा सा आप लोगों ने याद रखना था। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि गौतम बुद्ध की जो टीचिंग है वो मेनली आपकी कहां पर में पाई जा सकती है? जल्दी से फ्रेंड सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे आप सभी लोग, अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही मैं आप लोगों को, ठीक है, बहुत सारे सेशंस करवाता रहूं। अब संविधान संशोधन की बात निकली है तो थोड़ा सा उसके ऊपर में भी चर्चा कर लेंगे अपन लोग। पहले इसका आंसर कीजिए, गौतम बुद्ध के उपदेश मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक। देखिए फ्रेंड्स, ये जो 3 पिटक है ना आप लोगों के, इनको क्या कहा जाता है? इनको त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक, ये याद रखना है आप लोगों ने, इनको त्रिपिटक बोलते हैं। त्रिपिटक का मतलब होता है 3 बास्केट। उसमें से सबसे पहला वाला है सुत्त पिटक, दूसरे नंबर पे है विनय पिटक और तीसरे नंबर पे है अभिधम्म पिटक, ठीक है। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक के अंदर में गौतम बुद्ध के उपदेश दिए गए हैं। विनय पिटक के अंदर में संघ में रहने के नियम दिए गए। संघ जो बौद्ध संघ में, बौद्ध
जो बौद्ध संघ है, संघ में जब आप रहोगे, ठीक है, बौद्ध संघ के नियम दिए गए हैं, नियम, संघ में रहने के नियम दिए गए हैं। और अभिधम्म पिटक के अंदर में बौद्ध धर्म का दर्शन शास्त्र दिया गया है, दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र का बेसिकली यहाँ पर में मतलब ये है फ्रेंड्स, आप लोगों का सिंपल सी भाषा के अंदर में, कि बौद्ध धर्म कहता क्या है, उसकी फिलॉसफी क्या है, बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की जो उपदेश है एक्चुअल में वो क्या कहना चाहते थे, उसके ऊपर में व्याख्या की गई है, उसके ऊपर में चर्चा की गई है अभिधम्म पिटक के अंदर में। तो ये 3 पिटक, 3 पिटक जो है वो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के, जो आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। ये याद रहेगा आप लोगों को, तीनों के तीनों पिटक। तो आप लोगों का गौतम बुद्ध के उपदेश जो है वो सुत्त पिटक के अंदर में दिए गए हैं, ये याद रखना है, जो सबसे पहला वाला पिटक था आप लोगों का। देखिए मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दूसरा जो है बताना चाहूंगा यहाँ पर मैं, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी भी सरकारी कार्यालय में रोजगार में भेदभाव का निषेध करता है, ठीक है। मतलब भारत के संविधान के अंदर में एक आर्टिकल दिया गया है जिसके तहत भारत के संविधान के अंदर में मतलब एक आर्टिकल डाल दिया गया है कि भाई भारत के किसी भी व्यक्ति के साथ में रोजगार में भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 368 आंसर कर रहे हैं लोग, ठीक है, संवैधानिक संशोधन का। और इसके अलावा जो है यहाँ पर में आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है, साउथ अफ्रीका से लिया गया है, बिल्कुल। भाग नंबर 20 है, ये भी याद रख लेना आप लोग, भाग नंबर 20 है वो, 20 ऐसे 2 बार 10 मतलब 20। जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे फ्रेंड्स, अगर आप लोग चाहते हो कि ऐसे ही बहुत सारे सेशंस आप लोगों के लिए लिए जाए, लंबा सेशन लिया जाए। जैसे मैं देख रहा हूँ काफी सारे लोग ऐसे अभी भी जिन्होंने जो है लाइक एंड शेयर किया नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे जितने भी देख रहे हैं यहाँ पर में सभी लोग टीचिंग परीक्षा चैनल को, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। अनुच्छेद किसी भी सरकारी कार्यालय में रोजगार को भेदभाव से निषेध करता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों से बात करूं आपके भाग नंबर, ठीक है, भाग नंबर 3 की, जो पार्ट नंबर 3 है आपका, पार्ट नंबर 3, ये फंडामेंटल राइट से डील करता है। इसमें आपके आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक के आर्टिकल्स आप लोगों के दिए गए हैं भाग नंबर 3 के अंदर में टोटल। भाग नंबर 3 में फंडामेंटल राइट्स के अंदर में मैंने आप लोगों के लिए जो वीडियो डाला हुआ है, आप लोगों के लिए यूट्यूब पे भी डाला हुआ है, आप लोग देख सकते हो, दानिश सर टीचिंग परीक्षा फंडामेंटल राइट्स, ऐसा आप लोग डालोगे तो भी शायद आपको मिल जाएगा, ठीक है, या टीचिंग परीक्षा फंडामेंटल राइट्स आप लोग डालोगे तो भी आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, उसमें डाला हुआ है। उसमें मैंने 12 और 13 को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है आप लोगों को कि आर्टिकल नंबर 12 में क्या है और आर्टिकल नंबर 13 में क्या है। आर्टिकल नंबर 12 के अंदर में आपको राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा दी गई है। उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूँ आर्टिकल नंबर 14 में आपको बोला गया है कि आप लोगों के साथ में कानून के समक्ष आपको समानता दी जाएगी, कानून आपके साथ में सेम रहेगा, कानून के सामने समानता की बात की जा रही है यहाँ पर में, ठीक है, कानून के सामने समानता की बात। आर्टिकल नंबर 15 बोलता है कि आप लोगों के साथ में जो है रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ आप लोगों का, और आप लोगों का वर्ण, आप किस जो है यहाँ पर में इससे वर्ण के हो, उससे आपका कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आपके साथ में भेदभाव नहीं किया जा सकता, तो भेदभाव से बचाता है। लेकिन कार्यालय में रोजगार में भेदभाव से बचाने वाला कौन सा है, रोजगार में, ठीक है, तो रोजगार में भेदभाव से बचाता है आप लोगों का आर्टिकल नंबर 16, ठीक है, रोजगार में, रोजगार के अंदर में भेदभाव से बचाने वाला आप लोगों का आर्टिकल नंबर 16 है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, आर्टिकल नंबर 16। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ओके, आर्टिकल नंबर 16 आप लोगों का। तो 12 जो है वो राज्य की परिभाषा देता है कि राज्य मतलब पूरा भारत जो देश है और भारत की पूरी संस्थाएं है वो सारी के सारी राज्य की कैटेगरी में आती है। इवन जो सरकारी स्कूल है वो भी राज्य है, ठीक है, LIC राज्य है, HPCL राज्य है, आपका संसद राज्य है, जो आपके राज्य की विधानसभा है वो राज्य है, जो भी सरकारी चीज है वो सारी की सारी राज्य है, ऐसा आपका आर्टिकल नंबर 12 बोलता है, ठीक है। स्टेट की डेफिनेशन दी गई है, वो स्टेट जो आपका वो होता है राज्य, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये वाले राज्य अलग है। यहाँ पर में जो राज्य का इस्तेमाल किया गया, स्टेट का इस्तेमाल किया गया, उसकी डेफिनेशन है 12 में, ठीक है, वो लेक्चर देख लेना आप लोग, उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, आर्टिकल नंबर 14 में कानून के समक्ष समानता रहेंगी आपको। आर्टिकल नंबर 15 में भेदभाव से बचाव करता है, रोजगार में भेदभाव नहीं किया जाएगा, वो आप लोगों का 16 में बोला गया है, ठीक है, रोजगार के अंदर में जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये आपका आर्टिकल नंबर 16 के अंदर में बात की गई है, ये थोड़ा सा याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं जल्दी से आप लोगों के नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा, काफी सारे एग्जाम्स के अंदर में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल या जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है उसका आरंभ किया था। अब ये सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली क्या होती है ये भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को अच्छे से। देखिए, अगर सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली की बात की जाए तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर मान लीजिए चुनाव हो रहे हैं तो ये एक प्रकार का रिजर्वेशन है, कोई एक
सीट मान लो अगर रिजर्व कर दी गई किसी खास कम्युनिटी के लिए, तो वहां से जो चुनाव लड़ेगा जो व्यक्ति, वो उसी कम्युनिटी का होगा, और जो लोग वोट देंगे वो भी उसी कम्युनिटी के होंगे, उसी कम्युनिटी के होंगे। तो यहाँ पर मैं 1909 के कानून के तहत, ठीक है, गवर्नमेंट, यहाँ पर मैं इंडियन काउंसिल एक्ट जो था आपका 1909, इसके तहत पहली बार भारत के अंदर में सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की शुरुआत की गई थी। सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल, इसमें मुस्लिम्स जो थे उनको अलग निर्वाचक मंडल दिया गया था, मुस्लिम्स को। अब ऐसा नहीं था कि अंग्रेजों को मुस्लिम से प्यार था इस वजह से दे दिया, वो लड़ाना चाहते थे, फूट डालो और राज करो वाला उनका काम था, कि वो चाहते थे कि भाई यहाँ पर में फूट पड़ जाए। जैसे मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक घर के अंदर में दो बहनें भी बहुएं बनकर जाए, ठीक है, और सास छोटी बहू को ज्यादा प्यार दे, उसी को हाथ में चाबी दे दे और उसी से सब कुछ बात करे, सब करे, उसकी तारीफ करे, चाहे वो बड़ी बहन भी होंगी, जेठानी भी होंगी, लेकिन बड़ी बहन भी होंगी, तो भी उनके बीच में खटास आ जाएगी। तो ये फूट डालो राज करो वाला काम हो जाता है। तो इस वजह से जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के अंदर में सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल स्टार्ट करने वाले लॉर्ड मिंटो को, ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया। अब उस समय में लॉर्ड मॉर्ले भारत के क्या थे? लॉर्ड मॉर्ले भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे, लॉर्ड मिंटो। तो लॉर्ड मिंटो भारत के अंदर में थे, उनको सब कुछ पता था, जानते बूझते जो है उन्होंने ये काम किया था लॉर्ड मिंटो ने। तो लॉर्ड मिंटो को जो है क्या कहा जाता है भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक, फादर ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया, ठीक है, फादर ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया, ये कहा जाता है लॉर्ड मिंटो को। ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, आर्टिकल नंबर 13 क्या होता है? वायरल कैप्शन मैंने ना पूरा एक वीडियो डाला हुआ है, ठीक है, वो जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात करता है आर्टिकल नंबर 13। जिसने भी देखा नहीं है वीडियो या जिसको रिवाइज करना है, वो टीचिंग परीक्षा चैनल के ऊपर में जाकर जो है फ्रेंड्स देख सकते हैं, या फिर जो बिहार परीक्षा बाय टीपी है उस चैनल के ऊपर में भी आप लोग देख सकते हो वो वीडियो को, ठीक है, या फिर आप लोग सिंपली डालिए फंडामेंटल राइट्स टीचिंग परीक्षा दानिश सर, ऐसा तो भी आपको मिल जाएगा वो वीडियो, उसमें पूरा अच्छे से मैंने समझाया हुआ है आप लोगों को, ठीक है। तो इसको रिवाइज जरूर कर लेना आप लोग। चलिए, बाकी जो है फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को आप लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कहते हो, ये भी आप लोगों को याद रखना है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1862 कुछ था नहीं ऐसा, 61 में हुआ था, ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ये लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था, और इसमें पहली बार ऑर्डिनेंस की बात की गई थी कि ऑर्डिनेंस निकालने की शक्ति रहेगी भारत के वायसराय के पास में, अध्यादेश, टेम्पररी रूप से 6 महीने के लिए कानून बनाना, ठीक है। तो ये पहली बार 1861 में बात की गई थी। पोर्टफोलियो सिस्टम यहाँ पर में स्टार्ट हुआ था। महाराजा ऑफ बनारस, राजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव, ऐसे 3 व्यक्तियों को पहली बार भारत के अंदर में लेजिस्लेटिव काउंसिल में शामिल किया गया था। तो काफी सारी चीजें 1861 वाले कानून में जो मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है, तो उसको आप लोग रिवाइज कर सकते हो अच्छे से। चलो ना फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से जितना रिस्पांस जिस हिसाब से रहता है आप लोगों को, उतना ज्यादा जो है फ्रेंड्स और ज्यादा सेशंस लेने के लिए मन करता है फिर आप लोगों के लिए। ओके, तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग संडे के दिन एक बड़ी मैराथन लेंगे, तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिए। संडे की मैराथन के लिए, बड़ी वाली संडे की मैराथन के लिए कौन कौन रेडी है पूरा जो है यहाँ पर में 5-6 घंटे पूरा पढ़ने के लिए, और पूरा का पूरा आप लोगों का एक अच्छे से रिविजन करवा दिया जाए सारी की सारी चीजों का। आप बता देना, कर देंगे उसको, ताकि आपका पेपर निकल